हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने परिवार बीएचसी विजन में। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से आपकी स्टडी जारी रही होगी। चलेगा, शुभारंभ करते हैं आज के इस लेक्चर का। और इस लेक्चर में आज अपन जानेंगे जो अपनी डेफिनेशंस कंप्लीट हो चुकी थी, उन डेफिनेशंस को आगे बढ़ाएंगे और एक दो डेफिनेशंस और जानेंगे। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, और वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण जो कि आने के चांसेस है भाई, पूरे चांसेस हैं इस बार वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। और एक कल मैंने जो आपको बताया था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पढ़ने का मतलब डेफिनेटली चांसेस हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, जिनमें से दो कंसेप्ट थे, तो वो तो पिछले बार पूछ लिए गए, तो इसलिए उनके चांसेस कम है। अगर वो नहीं पूछे जाते हैं तो फिर यही बचता है वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। पिछले बार नहीं पूछा गया है। मैंने बीएससी बीएड का पेपर देखा था, उसमें बिल्कुल नहीं पूछा गया है। और डिग्री का पेपर देखो, मैंने पिछली बार का देखा नहीं है, और मेरे ख्याल से देखा भी था तो मेरे को अभी इतना पता नहीं है, और देख के मैं बता दूंगा। तो इस वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण जो कि मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, बड़े शिद्दत के साथ पढ़ना, क्योंकि ये परीक्षा में टपकने वाला है और टपकेगा। तो इसलिए इस चीज को भी अपन पढ़ेंगे। दूसरी चीज अपन को अब और क्या इसमें पढ़ना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मैंने जो कल 3 डेफिनेशंस आपको बताई, परमाणुीय द्रव्यमान इकाई, और जो मैंने नाभिक की त्रिज्या बताई, नाभिक का आयतन बताया, कि इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ना दे करके डायरेक्टली अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देना चाहे, तो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अच्छे खासे भाई बन सकते हैं। तो उनके ऊपर भी अपन परिचर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अपन आगे बढ़ते हैं और आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से जितने लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए उतने आपने देख भी लिए होंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी ने, और उन लेक्चर्स में कोई भी थोड़ा बहुत चलता है। देखो, बीच में मैं खुद ही 3-4 दिन के लिए व्यस्त था, तो मैंने खुद ही लेक्चर नहीं लिए 3-4 दिन, तो और अभी परसों भी थोड़ा तबीयत खराब थी, मैं नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि यार इतने ही तो लेक्चर्स आपको अपलोड करने को दिए जा रहे हैं, इतने ही तो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, इतने ही तो आपको पढ़ने, तो ये जितने भी आपको मिल रहे हैं ना, इनको तो कम से कम पढ़ लिया जाए। और जो बीएससी फाइनल ईयर की जो फिजिक्स है, सबसे आगे चल रही है और सबसे कंप्लीट मुझे लगता है कि कोर्स जो होगा वो न्यूक्लियर फिजिक्स का, और इसके साथ साथ एक बुक और स्टार्ट कर लेंगे अपन, क्वांटम। तो जो सबसे आगे जो कोर्स चल रहा है या सबसे ज्यादा जिनको फायदा मिल रहा है, वो बीएससी फाइनल ईयर के मेरे विद्यार्थी, मेरे भाई बहन वही हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। बाकी आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल रही है, वहां पे 16-17 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन अभी तो उनकी यूनिट भी कंप्लीट नहीं हुई है। आपकी दूसरी यूनिट, और अभी ये विद्युत चतुर्ध्रुव के बाद में आधी यूनिट हो जाएगी ये भी। तो अच्छा खासा चल रहा है आपका कोर्स। अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, एक क्लास हुई है, उसकी तो हो ही नहीं पा रही है, तो उसकी क्लास भी देखेंगे। खैर, बात करते हैं अभी। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है? द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट इसे बोला जाता है इंग्लिश में। अगर अपन बात करें तो मास डिफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज अपन जानते हैं। देखो, बात करें द्रव्यमान क्षति मतलब कुछ कम होना। देखो, द्रव्यमान क्षति ये बोलता है कि जो नाभिक है, अपन जिस नाभिक के बारे में इस यूनिट में अपन नाभिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो सर जो अपना न्यूक्लियस है, जो अपना नाभिक है, इस नाभिक का प्रायोगिक द्रव्यमान, इसका प्रायोगिक द्रव्यमान और सैद्धांतिक द्रव्यमान दोनों अलग अलग होते हैं। नाभिक का प्रायोगिक द्रव्यमान और सैद्धांतिक द्रव्यमान, ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं मेरे भाई। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नाभिक का प्रायोगिक द्रव्यमान अलग होता है, सैद्धांतिक द्रव्यमान अलग होता है। बोले सर ये कौन से द्रव्यमान हो गए, ये तो बताओ हमें। तो देखो, सबसे पहले अपन जानते हैं प्रायोगिक द्रव्यमान क्या होता है और द्रव्यमान सैद्धांतिक द्रव्यमान क्या होता है। चलेगा, एक बार इसकी डेफिनेशन तो बताएं अपन को, फिर अपन बात करते हैं उनके ऊपर भी। तो मैंने क्या बताया, नाभिक का जो सैद्धांतिक द्रव्यमान और प्रायोगिक द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होता है। तो द्रव्यमान के इस अंतर को ही अपन क्या कहते हैं मेरे भाई? अपन कहते हैं मास डिफेक्ट, जिसे डेल एम से व्यक्त किया जाता है। ये होती है आपकी द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का मतलब अपने नाभिक का सैद्धांतिक द्रव्यमान
और प्रायोगिक द्रव्यमान दोनों द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और द्रव्यमान इन दोनों द्रव्यमानों में इस अंतर को ही अपन बोलते हैं मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। अब बात यह आती है सर द्रव्यमान तो हमने सुना है, नाभिक के द्रव्यमान को आप ऐसे डिफाइन करते हो, लेकिन एक बात बताओ ये सैद्धांतिक और प्रायोगिक वाला क्या मामला है। प्रायोगिक का मतलब जो अपना मूल जो नाभिक का द्रव्यमान होगा वो, तो फिर सैद्धांतिक मतलब आपका नाभिक का द्रव्यमान नहीं होगा, बिल्कुल वो भी नाभिक का ही द्रव्यमान होगा। तो देखो सैद्धांतिक द्रव्यमान आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसके सम को ऐड कर दें, या फिर मैं बोलना चाहूं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों को ऐड करके जो मिलाकर बनाया गया द्रव्यमान है वो सैद्धांतिक द्रव्यमान होता है, और अपनी जो मूल नाभिक का द्रव्यमान m है वो प्रायोगिक द्रव्यमान होता है। सैद्धांतिक द्रव्यमान और प्रायोगिक द्रव्यमान में क्या अंतर है मेरे भाई, द्रव्यमान में अंतर यह है, सैद्धांतिक द्रव्यमान यानी अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक से भी डिफाइन करते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या और कंप्लीट ये हो गया आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान, कंप्लीट प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में कंप्लीट न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉनों की टोटल संख्या a-z इंटू उसका द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn, तो कंप्लीट न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कंप्लीट प्रोटॉन के द्रव्यमान का ऐड कर दें तो ये तो होता है आपका सैद्धांतिक द्रव्यमान। और प्रायोगिक द्रव्यमान आपका जो नाभिक का द्रव्यमान है, ये कोई भी मेरा नाभिक है अक्ष ZA, तो ये जो द्रव्यमान होने वाला है और इस द्रव्यमान में ये जो अंतर होने वाला है, इस अंतर को अपन कहते हैं मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति, इसे डेल m से व्यक्त किया जाता है, तो ये होता है आपका मास डिफेक्ट। कभी कभार ये फॉर्मूला ही आपको हाइड्रोजन फॉर्म में भी देखने को मिलता है। कैसे हाइड्रोजन फॉर्म में, अगर आपको यहाँ पे कभी कभार देख लिया जाता है कि प्रोटॉनों की जो संख्या है, प्रोटॉनों की जगह आपको MH देखने को मिलता है, A-Z है, Mn है, -m अक्ष Z है, तो उसमें भी आपको क्या नहीं होना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों फॉर्मूले सही है। यहाँ पे प्रोटॉन की जगह आपको कभी कभार H हाइड्रोजन के लिए वो देके रखता है कि बोले हाइड्रोजन के लिए, तो कभी कभार आपको हाइड्रोजन भी मिल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो परिभाषा क्या बोल रही है, परिभाषा यही बोल रही है कि किसी भी नाभिक का सैद्धांतिक द्रव्यमान और प्रायोगिक द्रव्यमान दोनों अलग अलग होते हैं, और इन दोनों द्रव्यमानों के अंतर को ही अपन द्रव्यमान क्षति कहते हैं। बात यह आती है कि आपका सैद्धांतिक द्रव्यमान और ये प्रायोगिक द्रव्यमान वास्तविकता में होता क्या है। बात करें मेरे भाई सैद्धांतिक द्रव्यमान का, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन का टोटल द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का टोटल द्रव्यमान मिलाकर के बनता है आपका सैद्धांतिक द्रव्यमान। प्रोटॉन का टोटल द्रव्यमान का मतलब एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा वो हो गया mp, टोटल कितने एटम, अपने पूरे एटम में टोटल कितने प्रोटॉन है, टोटल कितने प्रोटॉन है, तो उतनी प्रोटॉनों की संख्या से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn हो गया, टोटल कितने न्यूट्रॉन हैं, तो a-z से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। इन दोनों को जब भी आपने ऐड किया सैद्धांतिक द्रव्यमान आ गया, माइनस प्रैक्टिकली जो मास है, प्रायोगिक जो द्रव्यमान है, प्रायोगिक द्रव्यमान मतलब जो नाभिक का मूल प्रैक्टिकली जो द्रव्यमान है वो अपन जो नाभिक का द्रव्यमान है अक्ष ZA, मान के चलो ये अपना नाभिक था, तो उसे -m अक्ष ZA, और ये होता है आपका द्रव्यमान क्षति डेल m। ये क्या होता है, द्रव्यमान क्षति होता है। कभी कभार इस फॉर्मूले को ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई डेफिनेशन आपको समझ में आई, डेफिनेशन आपको समझ में आई। ओके लिखें भाई, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, चलेगा मैं लिख देता हूं। डेफिनेशन क्या लिखनी है, यहां से लिखना प्रारंभ करना कि नाभिक का सैद्धांतिक द्रव्यमान, सैद्धांतिक द्रव्यमान तथा प्रायोगिक द्रव्यमान, नाभिक का सैद्धांतिक द्रव्यमान तथा प्रायोगिक द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, अलग अलग होता है। तो द्रव्यमान में
इस अंतर को ही द्रव्यमान में इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल एम से व्यक्त करते हैं। और अर्थात ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला अब लिख लीजिएगा, अर्थात करके और ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा जल्दी से, फटाक से एक बार फटाक से लिखो भाई, जल्दी से दोनों फॉर्मूले लिख लो। होपफुली लिख लिया होगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूं और अब पढ़ने वाले हैं अपन बंधन ऊर्जा। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, बंधन ऊर्जा पढ़ने वाले हैं। तो देख लेना, बहुत ये वैसे डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी भारी चीजें मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं अभी। तो बाइंडिंग एनर्जी अपन पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। बाइंडिंग अब सुनना, बात करें मेरे भाई बाइंडिंग एनर्जी की, बंधन ऊर्जा की, तो बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जब भी अपने नाभिक के प्रायोगिक द्रव्यमान और सैद्धांतिक द्रव्यमान का अंतर करते हैं या उसके घटकों को अलग अलग करते हैं, तो उस दौरान अपने पास एक एनर्जी उत्पन्न होती है और उस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। मतलब द्रव्यमान क्षति के कारण मैं बोल रहा हूं कि नाभिक के जब प्रायोगिक द्रव्यमान और सैद्धांतिक द्रव्यमान को आप अलग अलग कर रहे हो, उनमें अंतर कर रहे हो, उन दोनों को माइनस कर रहे हो, उस वक्त एक एनर्जी उत्पन्न होती है। वास्तविकता में आप वहां पे कर क्या रहे हो, नाभिक के घटकों को अलग अलग कर रहे हो, नाभिक के घटकों को अलग अलग कर रहे हो। तो नाभिक के जब भी आप घटकों को अलग अलग करते हो, नाभिक के घटकों को अलग अलग करते हो, तो उस समय आपके पास एक एनर्जी उत्पन्न होती है, एक एनर्जी जनरेट होती है और उसी एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। सैद्धांतिक द्रव्यमान और प्रायोगिक द्रव्यमान का जब आप अंतर कर रहे हो तो उस वक्त भी अपन कह सकते हैं कि एक एनर्जी जनरेट होती है, एक एनर्जी उत्पन्न होती है और उस एनर्जी को अपन बोलते हैं बंधन ऊर्जा। तो बाइंडिंग एनर्जी यही हो गई कि द्रव्यमान क्षति के कारण, अगर मैं एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन देना चाहूं तो वो हो गई कि द्रव्यमान क्षति के कारण जो एनर्जी अपने पास उत्पन्न होती है, द्रव्यमान क्षति अभी अपन ने पढ़ी है क्या होती है, वो सब कुछ अपन ने देखा है। तो द्रव्यमान क्षति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूं कि नाभिक के घटकों को अलग अलग करने के लिए, नाभिक के कितने घटक हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो नाभिक के घटकों को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी आवश्यक होती है तो वो एनर्जी अपनी होती है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई कि नाभिक के घटकों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी या फिर द्रव्यमान क्षति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है, वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। मेरी बात कुछ आपको भाई समझ में आई, पल्ले पड़ी क्या? चलिएगा लिखिए अब। तो मैं क्या बोल रहा था, द्रव्यमान क्षति के कारण क्षति लिख दिया क्या, क्षति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है, बंधन ऊर्जा होती है। या फिर अपन बोल सकते हैं नाभिक के घटकों को अलग अलग करने के लिए, नाभिक के घटकों को अलग अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा को अपन नाभिक के घटकों को अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा देते हैं, जो ऊर्जा अपने पास पर्याप्त होती है, उस ऊर्जा को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा वो होती है आपकी बंधन ऊर्जा। और इसे अपन B से व्यक्त करते हैं, इसे B से व्यक्त करते हैं। और इस संदर्भ में एक स्टीन का एक संबंध भी है, वो भी लिख लो।
आइंस्टीन ने क्या संबंध दिया था, जिस प्रकार से आइंस्टीन जी ने एक संबंध दिया था इक्वल टू mc², तो उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, रिलेट करना। स्टीन के संबंध ने बाइंडिंग एनर्जी के संदर्भ में उन्होंने तो एनर्जी का संदर्भ दिया था, इन्होंने बाइंडिंग एनर्जी का संदर्भ दिया था। उन्होंने एम लिया था, उन्होंने मास लिया था, इन्होंने मास डिफेक्ट लिया है और इनटू c², तो b इक्वल टू डेल एम c², इनका एक संबंध था जो कि अमूमन थोड़ा बहुत आइंस्टीन जी के उस सिद्धांत से रिलेटेड होता है और उस सिद्धांत को रिलेट भी करके चलता है। तो उन्होंने तो यहाँ पे ई दिया था, ई की जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया बी को और एम की जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया डेल एम को, तो ई इक्वल टू mc² उन्होंने दिया था, स्टीन ने बी इक्वल टू डेल एम c² उसको कर दिया। तो ये एक संबंध रहा अपने बाइंडिंग एनर्जी के संदर्भ में, और ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो गई कि द्रव्यमान क्षति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे अपन बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, या फिर नाभिक के घटकों को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी अपन को आवश्यक होती है, जो एनर्जी अपन को चाहिए होती है, उसे अपन बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, इसे बी से व्यक्त करते हैं। फिर एक बात आती है एंटी बाइंडिंग या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है? प्रति न्यूक्लियन, ये तो होती है बंधन ऊर्जा, एक होती है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है। तो प्रति न्यूक्लियन, पहली बात तो ये बताओ मेरे को, न्यूक्लियन क्या होता है? तो न्यूक्लियन होता है कि नाभिक में उपस्थित जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें अपन न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियनों से जो प्राप्त बंधन ऊर्जा है, या फिर अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियन एक न्यूक्लियन में उपस्थित जो ऊर्जा है उसे कहते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो ये भी कभी कभार आपको पूछा जाता है, अगर आप लिखना चाहें तो इसी के नीचे लिख लेना, या फिर एक बार इस चीज को उतारो, फिर अपन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में भी जानते हैं। जल्दी से एक बार फटाक से इसे उतार लो भाई। ठीक है, चलिएगा। तो कभी कभार पूछ लिया जाता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो वो भी अपन लिख ही लेते हैं। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है, इसे अपन बी बार से व्यक्त करते हैं, बी बाई ए, यानी एक न्यूक्लियन में उपस्थित या एक न्यूक्लियन से प्राप्त बंधन ऊर्जा का मान। ठीक है, तो वो होता है आपका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बी बार होता है बी बाई ए, ये होती है आपकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी एक न्यूक्लियन से प्राप्त बंधन ऊर्जा का मान। तो इसे ऐसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बी बार से इसे व्यक्त करते हैं, ये होता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, बाकी इसकी मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है, फिर भी लिख लीजिएगा। एक न्यूक्लियन के लिए बंधन ऊर्जा का मान, यानी एक न्यूक्लियन के लिए आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी का जो वैल्यू है वही प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होता है, कि एक न्यूक्लियन के लिए बंधन ऊर्जा का मान, बंधन ऊर्जा का जो मान है वो आपका होता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब एक अपन पढ़ते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? तो पैकिंग फ्रैक्शन ये होता है m माइनस ए अपॉन में ए, यानी आपकी जो प्रति न्यूक्लियन प्रायोगिक द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन गुणांक। किसी भी नाभिक में F अपन पढ़ने वाले हैं वो होता है m माइनस ए अपॉन में ए, यानी प्रति न्यूक्लियन प्रायोगिक द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं संकुलन गुणांक, पैकिंग फ्रैक्शन। तो वही अपन पढ़ते हैं, चलेगा, देखते हैं। ये डेफिनेशंस हैं और ये मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाएगा ये थ्योरेटिकल जो पोर्शन है, वो फिर बाकी अपन मेन कंसेप्ट में वहीं पे बढ़ेंगे। अब ये देखो याद ही करनी पड़ेंगी। अब डेफिनेशंस में अपन कुछ ज्यादा समझने वाली चीजें होती नहीं है। डेफिनेशंस का मूल मंत्र है, हाँ शब्द क्या बोलना चाह रहा है वो शब्द अपन को समझ में आता है, बाकी याद ही करना पड़ेगा। अब आप सोचो यार, मतलब वो मजा नहीं आ रहा है, वो क्रिएटिविटी अपन को नहीं मिल रही है। देखो क्रिएटिविटी, अगर मेरे पास कोई कंसेप्ट होगा, मैं उसे आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, मैं उसे 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 4 बार समझाऊंगा, और वो आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट में आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है।
अभी वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि जहां तक मैं देखता हूं और जहां तक मैंने देखा है बहुत मेरे भाइयों को वो समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। उसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, उसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं सभी। अब उसको ही अपन एक सही ढंग से पढ़ेंगे और मैं बोलता हूं कि आप भूल नहीं पाओगे। वही कंसेप्ट है, वही वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, वही का पूरा पूरा वही पोर्शन अपन पढ़ेंगे, वही मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। मैं अपनी आप से थोड़ी बना के लाऊंगा, लेकिन मैं बोलता हूँ ना किसी चीज को एक सही ढंग से पढ़ लिया जाए। वही वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण आप पढ़ोगे, वही सब और पढ़ेंगे, आपको वो भूला नहीं जाएगा आपसे। आप भूलते हुए भी बोलोगे यार मैं भूलना चाहता हूँ, भूलना चाहता हूँ, फिर भी नहीं भूल पाओगे। और एक जो जिसको मतलब एक सही डायरेक्शन नहीं मिली है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो बुक से पढ़ा है डायरेक्ट, कोई क्लास से नहीं मिली है, कोई मटेरियल नहीं मिला है, तो बहुत से बच्चों को उसमें कंफ्यूज रहेगा। ये नोट से डायरेक्ट पढ़ा है, बुक से डायरेक्ट पढ़ा है, बहुत चीजें क्लियर नहीं होती हैं। जब तक चीजें बताई नहीं जाए तब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। आप बुक को 3-4 बार पढ़ोगे तब जाकर के कुछ क्लियरिटी आएगी। पार्टिकल फिजिक्स उठा के देखना, देखे कितनी समझ में आती है। बुक से आप कहते हो ना, बुक से हाँ सही पढ़ा जा सकता है, लेकिन एक सही वे में पढ़ने के लिए बुक में बहुत अधिक मेहनत की जरूरत होती है। वो सारी अच्छी खासी मेहनत करके हम आपको बता देते हैं। देखिए एक बार आप देख तो लेना, पार्टिकल फिजिक्स जाकर के देखना, ये तो अभी चल नहीं रही है, पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट करा दी है मैंने, तो वो जाकर के बुक में देखना। कुछ भी समझ में आ जाए ना तो मेरे को बोलना, मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल सारणी ही आपको समझ में नहीं आएगी, कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है ये भी नहीं पता चलेगा आपको बुक में, तो कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे। अब जब आप 2-3 बार पढ़ोगे तब जाकर के आपके पास एक लॉजिक निकल करके आएगा, बोले ये पार्टिकल इसमें, ये इसमें, ये इसमें। और वो लॉजिक जब आप 3 बार पढ़ोगे, हमने तो पहली बार में आपको पहले ही जो लेक्चर था उसी में वो लॉजिक बता दिया, तो ये तो होता है ना, ये तो होता है। चलिएगा अभी अपन बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का संकुलन गुणांक का। संकुलन गुणांक बात करते हैं अपन पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन गुणांक क्या होता है? अभी मैंने बताया कि नाभिक का जो प्रतिन्यूक्लियर प्रायोगिक द्रव्यमान है और द्रव्यमान संख्या है, उन दोनों के अंतर को, यानी नाभिक के लिए प्रतिन्यूक्लियर प्रायोगिक द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को संकुलन गुणांक कहते हैं, के अंतर को संकुलन गुणांक कहते हैं। इन दोनों के अंतर को ही मेरे भाई अपन कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, इसे एफ से व्यक्त करते हैं। तो एफ इक्वल टू मैंने बताया एम माइनस ए अपॉन में ए, ये तो होता है एम, तो होता है प्रायोगिक द्रव्यमान और ए होता है द्रव्यमान संख्या। अब इसकी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस में लिखाना चाहता हूँ, कभी कभार पूछ लिया जा सकता है और डेफिनेशन पूछेगा तो इस प्रकार के डेफिनेशन पूछने का थोड़ा रोल ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें जहां पे कंडीशंस बन रही हैं वो डेफिनेशन ज्यादा पूछता है। अब मेरे भाई इसकी एक कंडीशन तो ये है कि अगर आपकी इस एफ का वैल्यू 20 से बड़ा है, ये एफ का वैल्यू 20 से तो छोटा है, और दूसरी कंडीशन ये बन रहा है कि एफ का वैल्यू 180 से बड़ा है, तो उन दोनों कंडीशन में ही अपनी प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान, इसमें अपन द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं, ठीक है, ए का, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो ए का वैल्यू 20 से छोटा हो और या फिर 180 से बड़ा हो, तो दोनों ही कंडीशन में अपना जो पैकिंग फ्रैक्शन होने वाला है उसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव। दोनों ही कंडीशन में अपना जो पैकिंग फ्रैक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है पॉजिटिव। अगर वही ए 20 और 180 के बीच में हो, यानी ए का वैल्यू 180 से तो छोटा हो और 20 से बड़ा हो, ऐसा ही हो, तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपका एफ का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, उस कंडीशन में आपका जो एफ का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। मैंने कुछ
ठीक है। एक एफ का वैल्यू अगर 12 हो तो उस कंडीशन में आपका, भाई ए का वैल्यू मैं बार बार एफ क्यों लिखे जा रहा हूँ यहाँ पे, तो एफ क्या होगा उस कंडीशन में 0 होगा। ये कंडीशन है, अब इनको मैं क्या ही समझाऊंगा। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यूज है, जहाँ पे आपकी मास नंबर अगर 20 से छोटा होता है तो उस कंडीशन में, या फिर 180 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन आने वाला है उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर 20 और 180 के बीच में है तो नेगेटिव आएगा, और अगर आपका मास नंबर 12 है, फिक्स है, तो उस कंडीशन में आपका पैकिंग फ्रैक्शन 0 होगा। तो ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं अपना सबसे प्यारा कंसेप्ट वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। मेरे ख्याल से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 15 चलेगा, देखते हैं भाई। हो जाएगा, हो जाएगा, लगता है मुझे हो ही जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर देखेंगे। सुबह वाली क्लास में थोड़ा यही दिक्कत होता है टाइमिंग का, और रात को पढ़ाने में मजा नहीं आता है, क्या करें, है ना। रात में यार फिर वही है, थके हुए रहते हैं, और फिर आपको कुछ पढ़ाया, हमें खुद को नींद आए, तो फिर वो मतलब नहीं निकलता है उस कंटेंट का। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह वाली क्लास, और सुबह वाली क्लास में 40 मिनट से ज्यादा तो टाइम ही नहीं मिल पाता। अब क्या करे आदमी, मर जाए। हाँ चलेगा, अपन 40 मिनट में भी वैसे कोर्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 500, 1000, 2000 जितने का आपके पास, 2000 का तो मत लगा लेना, 500 का नोट लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलेगा परीक्षा में टपकेगा, और टपकने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बीएससी बीएड के विद्यार्थी हो तो आप ये मान के चलेगा ये पेपर में लिखा हुआ है। अगर बीएससी बीएड के विद्यार्थी हो मेरे भाई तो ये मान के चल लेना वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण पेपर में लिखा हुआ है। और अगर डिग्री के भी हो तो आप थोड़ा बहुत मानना, थोड़ा बहुत आपके लिए ये है कि नहीं भी आएगा तो फट तो रहे हो ना भाई, नहीं भी आएगा तो फट तो रहे हो। क्योंकि मैंने डिग्री का पेपर नहीं देखा अभी, अब पेपर नहीं देखा, हो सकता है पिछली बार आ जाए, तो उसमें चांसेस कम बनता है अगला दे भी देगा। लेकिन अगर ये आ गया तो फिर होप स्टैंडर्ड और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी फिक्स है, उसमें वो आएंगे, ठीक है। तो चलेगा, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण होता क्या है। देखो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण में ऐसा होता है कि ये मेरा कोई न्यूक्लियस है, ये देखिएगा ये कोई मेरा न्यूक्लियस है, और बोले सर ऐसा कौन सा न्यूक्लियस आ गया, मतलब आप तो जलेबी बना रहे हो न्यूक्लियस को। हाँ कतई जर चलेगा, ये घोड़ा बढ़िया है, वाह वंडरफुल, चलेगा। एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में मैंने कोई एक आयतन अल्पांश ले लिया मेरे भाई, ये लाओ, ये मैंने कोई आयतन अल्पांश ले लिया, इसका पॉइंट ओ पे ये यहाँ पे स्थित है। कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एक आयतन अल्पांश ले लिया, और न्यूक्लियस में जो आवेश है वो धनावेश है, और वो सतत रूप से वितरित है, मतलब सभी में एक समान रूप से वितरित है। भाई लाइट भी कट हो चुकी है, तो 1 मिनट में आ रहा हूं। इसको तो कॉन्सेप्ट को तो पूरा ही करेंगे, अभी आता हूं 1 ही मिनट के लिए, थोड़ा वेट करना। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट तो भाई पूरा ही करेंगे अपन। अब लाइट चली गई तो क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश में पढ़ेंगे भाई अपन अभी। अभी अपन सूर्य के प्रकाश में पढ़ने वाले हैं, और सूर्य के प्रकाश में बोले सर थोड़ा छाया आ रहा है, छाया आ रहा है भाई, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के ऊपर कंसंट्रेट करो, जल्दी से फोकस करना, कैमरामैन जल्दी से फोकस करना, ठीक है। अब कैमरामैन तो है नहीं, फोकस अपने कर लो। अब देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इस आयतन अल्पांश के कारण विभव अपन को निकालना है, और ऐसे कितने आयतन अल्पांश होंगे कंप्लीट में, इसके लिए नहीं, ऐसे हजारों आयतन अल्पांश, लाखों आयतन अल्पांश, कितने भी होंगे भाई, बहुत सारे छोटे छोटे आयतन अल्पांश बने होंगे पूरे न्यूक्लियस में अपने पास।
तो इस नाभिक में उपस्थित इन सभी आयतन अल्पांशों के कारण कितना विभव आएगा वो अपन को वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है यार, ये तो थोड़ा छाया वगैरह ज्यादा ही आ रहा है, ये लगता है कि नहीं हो पाएगा क्या, टाइम भी हो गया। चलो एक काम करो भाई, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण हेडिंग तो डाल ही ली। अब यार इसे अपन कल या फिर आज शाम को एक वीडियो में अपलोड कर ही दूंगा यार, इसको कंप्लीट करना है। और ये लाइट बीच में कट हो गई तो अपन कल देखते हैं यार इसको, ठीक है। अभी मजा नहीं आएगा, अभी मैं बताऊंगा, फिर आप बोलोगे सर पी है कि ए है, हमें तो नजर नहीं आ रहा, सूर्य के प्रकाश में भी इतना क्या पढ़ाना, कम से कम हमें दिखाई तो पड़े। तो मुझे लगता है कि दिखाई नहीं पड़ेगा, अभी लाइटें कट हो गई तो इस वजह से कुछ हो गया। ठीक है चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपने फिजिक्स को दमदार बनाने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।